गिरधारी और सरोज का एक छोटा सा परिवार है। उनके साथ उनका बेटा रमन और बहू पूजा रहती है। गिरधारी और रमन अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उनके जाते ही सास और बहू दोनों मिलकर टीवी सीरियल देखने लगते हैं। मम्मी जी, आज क्या खाना बनाएं? अरे बहू, कौन इतनी सरदर्दी लेगा? रोज की तरह स्विगी से ऑर्डर कर दो। आज चाइनीज खाने का मन हो रहा है बहू। जी मम्मी जी, फ्राइड राइस और मंचूरियन ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ बहू, कर दे। चाइनीज खाएंगे और चिल करेंगे। पूजा अपने मोबाइल से ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है। मैं देखती हूँ, लगता है ऑर्डर आ गया। सरोज डिलीवरी लेती है। माँ जी, मैं कुछ दिनों से देख रहा हूँ आप रोज खाना बाहर से ऑर्डर कर रही हैं। अगर आपकी गैस खत्म हो गई है, मेरे पास गैस एजेंसी का नंबर है, आप मंगवा सकती हैं। गैस खत्म हुई होगी तेरे घर की। अपने काम से मतलब रख, बड़ा आया। ये कहकर सरोज दरवाजा बंद कर देती है। फिर सास बहू चाइनीज खाने का लुत्फ लेते हैं। भगवान झूठ ना बुलवाए, मजा आ गया। अब जरा मेरे सलमान खान की कोई बढ़िया सी मूवी लगा दे और मजा आ जाएगा। जी मम्मी जी, लोग तो यूं ही अपनी सास की बुराइयां करते हैं। आप तो साक्षात भगवान का रूप हो। फिर दोनों मूवी देखने लगते हैं। दोनों का रोज यही काम था। गिरधारी और रमन ऑफिस से वापस आ जाते हैं। पूजा, खाना क्या बनाया है? अरे, आज माँ जी का दाल मखनी और लच्छा पराठा खाने का मन था तो बाहर से मंगवा लिया। अभी लगाती हूँ। हे भगवान, आज फिर बाहर का खाना। पूजा खाना लगा देती है। चारों मिलकर खाना खाते हैं। बहू, कल सुबह छोले भटूरे मंगवा लेना। जी मम्मी जी। खाना खाने के बाद सास बहू फिर सीरियल देखने लग जाती है। गिरधारी और रमन छत पे टहलने चले जाते हैं। पिताजी, मैं तंग आ गया हूँ रोज बाहर का खाना खा के, और दिन प्रतिदिन माँ जी और पूजा आलसी होती जा रही है। हाँ बेटा, मैं तो इस उम्र में खाना ढंग से पचा भी नहीं पाता, और तेरी माँ तो चटकरे ले लेकर खाना खाती है। एक आइडिया है पिताजी। रमन अपने पिताजी के कान में कुछ कहता है और दोनों नीचे चले जाते हैं। अरे, मैं तो बताना ही भूल गया। मुझे कुछ दिनों के लिए काम से मुंबई जाना है। मेरा बैग पैक कर देना। ठीक है। अरे सुनती हो, मुझे कुछ दिनों के लिए मुंबई जाना है। ठीक है। अगली सुबह दोनों घर से निकल पड़ते हैं और पास के शहर में एक कमरा किराए पे ले लेते हैं। पिताजी, अब देखते हैं दोनों कितने दिन तक खाना बाहर से मंगाते हैं। जैसे ही पैसे खत्म हो जाएंगे, आटे चावल का भाव पता लग जाएगा दोनों को। हाँ बेटा, चलो, ऑफिस का टाइम हो रहा है। अब तो सास बहू दोनों आजाद थे। नाश्ता भी बाहर से आ रहा था। दोनों सुबह से शाम टीवी देखते और बाहर से खाना मंगा के खाना खाते। कुछ दिनों बाद दोनों के पैसे खत्म हो जाते हैं। सरोज अपने पति को फोन करती है। हमारे पास यहाँ पैसे खत्म हो गए हैं, कुछ पैसे मेरे अकाउंट में जमा कर दो। अरे सरोजा, यहाँ आसपास कोई बैंक नहीं है? राशन और सब्जी तो तुम रमेश की दुकान से ले आओ। वहां हमारा महीने का हिसाब चलता है। बिजली पानी का बिल रमन जमा कर दिया है। ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी? कुछ नहीं, चलो रमेश लाला की यहाँ से राशन और सब्जी ले आते हैं। दोनों रमेश की दुकान से सब्जी और राशन ले आते हैं। फिर खाना बनाते हैं और खाते हैं। अब हर दिन पूजा घर की सफाई करती और सरोज खाना बनाती। दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया था। मम्मी जी, हमने बहुत गलत किया। अगर हम तरीके से पैसे खर्च करते तो हमें ये दिन ना देखना पड़ता। हाँ बहू,
अति हर चीज की खराब होती है। थोड़े दिन बाद गिरधारी और रमन भी आ जाते हैं। पूजा, खाने में क्या है आज? मम्मी जी ने बैंगन का भरता बनाया है और मैंने नमकीन पराठे। अभी खाना लगाती हूँ। लगता है आइडिया कमाल कर गया। और दोनों हंसने लगते हैं। रमेश जी और सारिका जी का एक खुशहाल परिवार है और उनकी एक बेटी है संस्कृति। रमेश जी कुछ साल पहले ही रिटायर हुए हैं और उन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है। संस्कृति बेटी होने के साथ साथ एक बेटे होने का फर्ज भी निभाती है। घर के बाहर के सारे काम संस्कृति करती है, जैसे मार्केट जाना, सामान लाना इत्यादि। रमेश जी और सारिका जी चाय पी रहे थे। अजी, सुनते हो, संस्कृति की शादी की उम्र हो गई है। हाँ, हो तो गई है, मगर कोई अच्छा रिश्ता तो मिले। कल गांव वाले मामा जी का फोन आया था। कह रहे थे उनकी नजर में एक अच्छा रिश्ता है। लड़का इसी शहर का है और आईटी कंपनी में जॉब करता है। तो उन्हें बुला लो, संडे को बात कर लेते हैं। श्रवण और उसके माता पिता संस्कृति को देखने उसके घर आते हैं। सब आपस में एक दूसरे से परिचय करते हैं। श्रवण और संस्कृति बाहर गार्डन में बात करने चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद दोनों वापस आते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के बाद संस्कृति अपने साथ अपनी मोटरसाइकिल भी ले आती है। संडे का दिन है। श्रवण और संस्कृति का मोटरसाइकिल पे लॉन्ग ड्राइव का प्लान है। संस्कृति मोटरसाइकिल स्टार्ट करती है और दोनों लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं। कुछ समय बाद दोनों वापस आ जाते हैं। माँ जी, आज बहुत मजा आया, मैं चेंज करके आती हूँ। श्रवण बेटा, ये बहू का मोटरसाइकिल चलाना ठीक नहीं है। लोग बातें बनाते हैं। बहू घर के काम करे, यही अच्छा है। माँ जी, अब जमाना बदल रहा है। मैं कुछ नहीं जानती, ना तो ना। बहू, आज मेरी सहेलियां आ रही है। खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। और ये जो तेरी फटफटिया है ना, इसे ढक दे, नहीं तो सारी बातें बनाएंगी। जी माँ जी। सारी सहेलियाँ आ जाती है। संस्कृति उनके लिए खाने के लिए स्नैक्स ले आती है। अरे बहू, ये तूने बढ़िया किया, बहुत भूख लग रही थी। अरे भूख के कारण मैं ठीक से गप्पे भी नहीं मार पा रही थी। वाह बेटा वाह। अरे गीता, सुना है तेरी बहू तो मोटरसाइकिल भी चलाती है। अरे बहू, कभी हमें भी घुमा दे। अरे तू भी ना, तुझे तो पता है आजकल की बहुओं का काम कुछ करना नहीं, बस फालतू के काम करवा लो। अरे तू पकोड़े खा। संस्कृति को बहुत बुरा लगता है, मगर वो कुछ नहीं बोलती और अपने कमरे में चली जाती है। कुछ समय बाद श्रवण और पिताजी दूसरे शहर शादी में जाने के लिए निकल जाते हैं। रात को संस्कृति और उसकी सास खाना खाते हैं, फिर अपने अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। बहू, बहू। संस्कृति जल्दी वहां जाती है और देखती है उसकी सास को बहुत दर्द हो रहा है। क्या हुआ माँ जी? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। मैं कुछ करती हूँ माँ जी। संस्कृति एम्बुलेंस के लिए फोन करती है, मगर फोन नहीं लगता। वो कई बार मिलाती है, मगर नहीं लगता। सोच रही होती है करे तो क्या करे। तभी वो अपनी मोटरसाइकिल से कवर उठाती है, अपनी सास को अंदर से उठा के लाती है और मोटरसाइकिल पे बिठा देती है और फिर खुद भी बैठ जाती है। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ते हैं। माँ जी, मुझे पकड़ के रखो, बस हम पहुँचने वाले हैं। दोनों हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। नर्स व्हील चेयर पे माँ जी को अंदर लेके जाती है। डॉक्टर चेक करके गीता को इंजेक्शन देता है।
और उसको आराम मिल जाता है। सही हुआ आप इन्हें यहाँ टाइम पे ले आई, वरना तबीयत और बिगड़ सकती थी। मैंने कुछ दवाई लिखी है, ये इन्हें टाइम से दे देना। आप इन्हें घर ले जा सकती हैं। थैंक यू डॉक्टर। दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बहू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुझे इस मोटरसाइकिल के कारण बहुत बुरा कहा और आज इसी मोटरसाइकिल ने मेरी जान बचा ली। मुझे माफ करना। अरे माँ जी, आप ये बोलकर मुझे शर्मिंदा ना करें। आपके ही आशीर्वाद से हम हैं और सास की सेवा करना तो मेरा फर्ज है। लता आज बहुत खुश थी क्योंकि विदेश से उसके बेटे विकी का फोन आया था। बेटा, तू सच में अगले हफ्ते घर आ रहा है? ये तो बहुत अच्छी खबर है। आराम से आ और अपना ख्याल रख। लता का बेटा विकी विदेश में पढ़ाई करने गया था और अब 3 साल के बाद वो वापस घर लौट रहा था। ये खबर सुनकर लता फूले ना समाई। वो घर भर चिल्लाने लगी, अजी सुनते हो? जल्दी यहाँ आओ। क्या बात है भाग्यवान, क्यों इतना चीख रही हो? विकी अगले हफ्ते घर आ रहा है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। और पता है, मैंने उसके लिए एक लड़की भी ढूंढ ली है। इस बार जब वो आएगा तो उसकी शादी करवा ही देंगे। यहाँ लता विकी की शादी अपनी पसंद की लड़की से करवाने की सोच रही थी और वहाँ विकी अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में माँ से बात करने वाला था। एना, my mother would be so happy seeing you. खबर मिलते ही लता ने तैयारियां शुरू कर दी। उसने घर पेंट करवाया, फर्नीचर बदलवाया और विकी का कमरा भी साफ करवा दिया। अब सब अच्छा लग रहा है। कल जब विकी आएगा तो खुश हो जाएगा। अगले दिन बेल बजते ही लता पूजा की थाली लेकर दरवाजे पे पहुंची। अपने बेटे को देख बहुत खुश हुई, पर विकी बार बार पीछे देख रहा था। Hey Anna, come here. लता ने एना को देखा और वो थोड़ी चौंक गई। ये तेरी दोस्त है क्या? नहीं माँ, ये आपकी होने वाली बहू है एना। ये सुनकर लता को झटका लगा, साथ ही उसके बुने हुए सारे सपने टूट गए। लेकिन उस वक्त लता ने कोई बखेड़ा नहीं बनाया। विकी और एना घर आए और पापा के पैर छुए। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। बेटा, तुम लोग बहुत थक गए होंगे, जाकर फ्रेश हो जाओ। जी पापा। विकी एना को अपने कमरे में ले गया। यहाँ लता उदास हो गई। मुकेश उसे समझाने लगा, अरे क्या फर्क पड़ता है, बहू हमारे पसंद की हो या विक्की के पसंद की, उसको जिंदगी बितानी है। अच्छा है कि वो अपनी पसंद की लड़की के साथ बिताए। पर एक फिरंग, मेरी सारी सहेलियां मेरा मजाक उड़ाएंगी, बोलेगी कि अपने बेटे को अपने काबू में न रख पाई। अब जो है तो है, बाकी तुम समझदार हो, जितनी जल्दी समझ जाओ उतना अच्छा है। लता इस बात से उदास थी। उसकी सारी एक्साइटमेंट जा चुकी थी, पर उसने विकी से कुछ नहीं बोला। दोपहर बाद एना लता की मदद करने किचन में गई। डू यू नीड एनी हेल्प? कुछ मदद करूं मैं? नहीं नहीं, मैं सब कर दूंगी। वैसे भी तुम्हें खाना बनाना वगैरह कहाँ आता होगा? मैं सीख सकती हूँ। अच्छा है, अब तुम्हें खाना भी सिखाना होगा। कोई नहीं, 1-2 दिन आराम कर लो, फिर मुझे ही तुझे सब सिखाना है। जाओ, विकी तुम्हारी वेट कर रहा होगा। ओके। इस रात जब सब सो गए तो एना जगी थी। मे बी विकीज मदर डजंट लाइक मी। यही सोचते सोचते जब एना ने खिड़की से बाहर देखा तो उसे एक चोरों की टोली दिखाई दी जो घर से कुछ लूट कर ले जा रही थी। वेट! एना खिड़की से कूद गई।
उसने चोरों को रोका और उनकी अच्छे से पिटाई करने लगी। चोरों की चीखें सुनकर आसपास के पड़ोसी जग गए। जब सब बाहर आए तो अरे वाह बेटी, तूने तो इन चोरों को अच्छा सबक सिखा दिया। वैसे तू है कौन? ये मेरी होने वाली बहू है। लता को अपनी बहू की तारीफ सुनकर बहुत खुशी हुई और अब उसने अपने बेटे की पसंद की लड़की से कोई गिला शिकवा नहीं था, क्योंकि अब लता की सहेलियां लता की तारीफ ही कर रही थी।